स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कमाई का अड्डा में। और निफ्टी 24,800 इनफैक्ट अभी एक अंक उससे नीचे ही है, ट्रेड कर रहा है, लेकिन अब कुछ देर के लिए इस आई थिंक लेवल्स की दुनिया से बाहर निकलते हैं। और आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ अभय अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए, फाउंडर एंड फंड मैनेजर पाइपरसिलिका के। अभय जी, कोई भयभीत करने वाली बात तो नहीं है ना अभी? ये देखिए या वीरेंद्र काफी हर समय चीज़ से प्राइस में डिस्काउंटेड है इस वक्त है? देखिए कोई भयभीत करने की बात नहीं है, पर जो मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि फेजेस हैं हर तरह के मार्केट में। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उन्हें मुझे नहीं लगता ज़्यादा फर्क पड़ता है, पर जैसा मैं काफ़ी समय से कह रहा हूँ, 2 महीने से आपके शो पे भी, कि ये मार्केट एक टाइम पे सेल बाय ऑन डिप से चेंज हो गया था सेल ऑन रैलीज, और अभी भी उसी जोन में है। ये अभी भी मार्केट सेल ऑन रैलीज है, और वो इसलिए है वीरेंद्र क्यों, जो अर्निंग्स की जो डिसअपॉइंटमेंट है आप वो देख रहे हैं कि एक एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे जो जस्टिफाई करेंगे प्रीमियम वैल्यूएशन को, पर वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आप लार्ज सेक्टर देख लीजिए, हमारे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी को मिलाएं तो निफ्टी में ऑलमोस्ट 45% का वेटेज है, और ये दोनों सेक्टर्स अभी काफी साइक्लिकल डाउनटर्न से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से एक एक लॉजिकल बात है कि इंडेक्स लेवल्स पे वैल्यूएशंस पे प्रेशर आएगा। मैंने देखा कि जो निफ्टी का जो एक्सपेक्टेड ईपीएस था 2026 का, वो 1250 रुपए के ऊपर था एक महीने पहले, और जैसे जैसे रिजल्ट्स आए हैं वो ऑलरेडी गिर के अब 1216 रुपए पे आ गया है, और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इस महीने के खत्म होते होते वो 1200 पे आ जाएगा। तो अगर 1200 का प्रोजेक्टेड ईपीएस है निफ्टी का, और हम उसको 20 टाइम मल्टीपल भी दे जो अभी है, तो भी 24,000 पे निफ्टी आता है, और मुझे लगता है निफ्टी का वैल्यूएशन मल्टीपल भी कम होने के काफी चांसेस हैं। तो अगर वो 18 टाइम पे आता है तो आपका निफ्टी का लेवल 21,600 से 22,000 के रेंज में आ जाएगा। मुझे लगता है कि जो निफ्टी के लेवल पे भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई बहुत शार्प करेक्शन आएगा, पर एक साइक्लिकल डाउनटर्न है अक्रॉस द बोर्ड, कंजम्पशन में, क्रेडिट में, नॉट ओनली इंडिया, ग्लोबली। तो वो उसको मार्केट को थोड़ा टैकल करना पड़ेगा। मेरे को लगता है 2-3 क्वार्टर शायद हमको लग सकते हैं एक अर्निंग पिकअप वापस आने में। वैसे भयभीत करने वाली बात नहीं है, लेकिन आपने बड़ी सरलता से ऐसे लेवल दे दी ना अभय जी कि भय भले ही ना लगे, लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखें, अगर वो लेवल आ गया 21,522,000 का, तो एक ज़माना गुजर जाएगा है मायूसी के दौर का। पर ये तो बात की आपने निफ्टी की वैल्यूएशंस की, फेयर वैल्यू की, और शायद एक स्ट्रेट अवे प्राइस डैमेज ना हो, ग्रेजुअली ये प्राइस डैमेज हो। मैं ज़्यादा कंसर्न हूँ जिस प्रकार के नंबर्स आए। मैं सुबह इनफैक्ट अनुज से भी ये प्रश्न कर रहा था, क्या मिड कैप्स जिनमें हमने अभय जी बहुत बड़े ज़माने से, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग अप्रैल 2023 के बाद इस इंडेक्स ने एक वर्टिकल राइज लिया, वर्टिकल राइज, मतलब उस वक्त लेवल था अप्रैल 2023 में फ्रैंकली स्पीकिंग 30,000 का इंडेक्स 62,000 का। अभी मिड कैप में पेन देखा ही नहीं है किसी ने। 2 दिन बाजार गिरता है, 4 कॉल आती है कि भाई मिड कैप में क्या करना है। क्या मिड कैप्स अभी रिस्क पे हैं आपके मुताबिक? जी वीरेंद्र, जहाँ पे एक इतना बड़ा सेक्टर है ये मिड कैप का, और स्मॉल कैप भी उसमें ऐड कर लेते हैं, कि एक बहुत बहुत कंपनीज हैं इसमें। मेरे ख्याल से मिड कैप में देखें 250 कंपनीज हैं, स्मॉल कैप में देखें तो 1000-1200 कंपनीज हैं। तो एक ब्रश से पेंट करना मुझे नहीं लगता ठीक होगा इसको। अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे अभी भी अट्रैक्टिव बिजनेसेस हैं एट रीजनेबल वैल्यूएशंस, जो ग्रोथ है उनके सामने उसको देख के। पर मैं कहूंगा 80% ऑफ द इंडेक्स, जो 80% बाई नंबर है मिड कैप इंडेक्स का, वो कंपनीज अपने ट्रेडिशनल वैल्यूएशन मल्टीपल से डबल या ट्रिपल लेवल पे चल रही हैं, और काफी कुछ जो मल्टीपल जो उनको मिल रहा है वो एक पॉपुलैरिटी की वजह से मिल रहा है, और एक फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको फोमो हम कहते हैं उसकी वजह से मिल रहा है। और एक दूसरी बात, एक रिस्क ये भी है कि ये लो लिक्विड स्टॉक्स होते हैं, तो जब बाइंग आती है इनमें तो उसमें एक बड़ा प्रीमियम देना पड़ता है इन्वेस्टर्स को, और जब बिकवाली आती है तो उसी तरह डिस्काउंट हो जाते हैं ये। तो ये पूरा जो सेगमेंट है मिड कैप और स्मॉल स्मॉल कैप का, वीरेंद्र, अपनी टेक्निकल रीजंस की वजह से बहुत वोलेटाइल रहता है, और आपकी बात एकदम ठीक है।
जो हमने तेजी देखी इसकी, उसके पहले हमने गिरावट भी देखी थी भाई। 50,000 से मुझे याद है 50,000 के लेवल से ये वापस आके गिरा था 30,000 पे और फिर वापस रिकवरी आई। तो अगर 8 से 12 साल की साइकिल में देखेंगे तो इतना कोई बड़ी वॉलेटिलिटी नहीं दिखती है। पर जो मोटा-मोटा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ग्रोथ सामने दिख रहा है 80% की जो कंपनीज़ हैं इसमें, जो उनके सामने ग्रोथ है अगले 3, 4, 5 साल का जिसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं, उसके सामने वैल्यूएशन देखें, वैल्यूएशन उसको जस्टिफाई नहीं करती हैं, तो इन एन आइडियल सिचुएशंस वैल्यूएशंस करेक्ट होंगी इनमें, धीरे से हो या जल्दी से हो वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे यही समझना चाहूँगी, जिस तरह के नंबर्स आए हैं, कमिंग बैक टू द नंबर्स पॉइंट, मेरे ख्याल में पैल्पिटेशन वही मार्केट का सबसे ज़्यादा बढ़ा रहा है। अब हम कुछ ही देर पहले एसआरएफ की बात कर रहे थे, आप केमिकल स्पेस में पिछले हफ्ते ही एक मेगा सेल ऑफ देखने को मिला और वहाँ पर भी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में किसी तरह के रिवर्सल के आसार नहीं है। जितना मार्केट उम्मीद कर रहा है उससे खराब शायद स्थिति उभर कर आएगी। अब ये अलग अलग बकेट्स में जो थोड़े बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स आएंगे, इसका कलेक्टिव इम्पैक्ट मार्केट पर कितना भारी पड़ सकता है अब है? जी, इसमें हर्षद आपने बहुत अच्छा समराइज़ किया इस पॉइंट को कि ये जो कलेक्टिव इम्पैक्ट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टॉक बाय स्टॉक। स्टॉक बाय स्टॉक हमको दिखेंगे, ऑलरेडी दिख रहे हैं, बड़े स्टॉक्स भी करेक्ट हो रहे हैं। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज़ हमारी बात हुई थी कि हम हमारे पोर्टफोलियो में ज़ीरो वेटेज है, जो हमारा काफ़ी ब्रेव कॉल है पिछले 3 महीने से, क्योंकि वो दिख रहा है एक स्लो डाउन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज़ सेक्टर में, क्रेडिट ऑफटेक नहीं है, कॉस्ट भी बढ़ रही है। दूसरी तरफ कंज़म्पशन पे, तो एक ये सब मिल-जुल के मुझे लगता है एक थोड़ा प्रेशर मार्केट पे रहेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी रैली बनने वाली है अगले 6 महीने में, या कोई इन्वेस्टर अगर अभी एलोकेट नहीं करेगा करेक्शंस पे तो उसकी कोई बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिस हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये जो अगले 6 महीने में, 9 महीने में इन्वेस्टर्स को थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए। पैसा ज़रूर बनेगा, 100% बनेगा। हम बहुत बुलिश हैं इंडिया पे ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, 10 ईयर व्यू। इंडिया ग्लोबली कोई मार्केट नहीं है जो इतना पैसा बना के देगा जितना इंडिया बना के देगा। एट द सेम टाइम जो साइक्लिकल डाउनटर्न्स हैं वो एक नेचुरल कोर्स है। हमने सिर्फ एक वन वे तेजी देखी है इकोनॉमिक ग्रोथ में। पोस्ट कोविड मार्केट हमारा बहुत अच्छा रिकवर हुआ, और पर अब एक ओवर कंजम्पशन की एक बात आ जाती है और अब वहां पे एक स्लो डाउन आ रहा है थोड़ा, जो मेरे को लगता है 2 से 3 क्वार्टर में हो जाएगा पास आउट, वापस हमको ग्रोथ दिखने लगेगा। पर ये 2-3 महीने इन्वेस्टर्स को ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ना ओवर एलोकेशन करना चाहिए। एट द सेम टाइम अपॉर्च्युनिटीज ढूंढते रहने चाहिए थोड़ा कैश रख के, क्योंकि मौके ज़रूर मिलेंगे अर्चदा। तो मिसाल के तौर पर आज अगर मौका है, या फिर आज अगर मौका टाटा कंज्यूमर में है, या फिर पिछले हफ्ते बजाज ऑटो में है, आपने उस मौके का फायदा उठाया या नहीं? या फिर आपको लग रहा है यहाँ से और करेक्ट हो सकते हैं इस तरह के काउंटर्स इन तरह की डेवलपमेंट्स पर, इन डेवलपमेंट्स के बाद रादर? जी, हाँ, चलो हमारा अप्रोच जो है इन्वेस्टमेंट का, वो ये देखना नहीं है कि वो स्टॉक कहाँ से कहाँ पे आया, वो है कि उस समय जब हम लेना चाहते हैं या हम सोच रहे हैं उस समय उसकी क्या वैल्यूएशन है। और जो कंपनीज के नाम आपने लिए वो मेरा बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पर मुझे लगता है ये अभी भी बहुत महंगी कंपनी है, और जिस तरह का ग्रोथ आगे दिख रहा है साल भर में, और जो मैनेजमेंट खुद गाइड कर रहा है और जिस तरह के बिजनेस प्रेशर्स हमें दिख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि जो करंट इसके वैल्यूएशन मल्टीपल्स हैं, जो रेंज करते हैं 30 टाइम मल्टीपल से 60-70 टाइम मल्टीपल पे, वो जस्टिफाई करते हैं कि आप इन्हें अपने पोर्टफोलियो में अभी ऐड करें। मुझे लगता है कि ये मार्केट धीरे धीरे शायद स्लाइड करेगा। ग्लोबली भी फ्लोज वीक हैं। आई थिंक यूएस इलेक्शंस एक बहुत बड़ा इवेंट है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, जहाँ पे इन्वेस्टर्स भी अभी प्रेफर कर रहे हैं कैश पे बैठना रादर देन डिप्लॉय करना। तो अगले 2-3 महीने में आपको अच्छे मौके मिलेंगे। अभी मुझे नहीं लगता कि ये थोड़े डिप्स हैं या करेक्शंस हैं, उसको यूज करके एलोकेशन करना चाहिए। तो अभय जी, अगर ये हमारा कुछ समय का चैलेंजिंग फेज अगर रहता है मार्केट में, तो लिक्विडिटी को कहीं ना कहीं तो जाना ही है। इनफैक्ट मैं जो प्रश्न अल्टीमेटली पूछना चाह रहा था, क्या एसेट्स क्लास में कुछ स्विच करना चाहिए क्या? अगर मेरे पास लिक्विडिटी, जो कि मैं पॉसिबली टारगेट करना चाहता इक्विटी को, उसको अगर कुछ समय के लिए गोल्ड की तरफ मोड़ा जाए, जो कि ऑलमोस्ट 78,000 की ट्रेजेक्ट्री में है, क्या वो एक सही विकल्प होगा? ये मुझे लगता है गोल्ड के प्राइस प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। अ, और कब तेजी आती है उसमें काफ़ी सप्लाई डिमांड ड्रिवन एसेट है वो। गोल्ड से ज़्यादा
हमने रिसेंटली देखा सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और नॉट ओनली सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं बल्कि काफ़ी नॉन फेरस कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। एल्यूमीनियम, कॉपर, ज़िंक, टिन, निकल, ये सब के प्राइसेस हमने देखा है कि अभी बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा मुझे लगता है कि पर एट द सेम टाइम जो आपका सवाल है, अ, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा छेड़छाड़ करनी चाहिए अपने एसेट एलोकेशन से, क्योंकि मार्केट साइक्लिकल है, कुछ ऊपर जाएगा, कुछ नीचे आएगा, और ये साइकिल्स भी 6 से 12 महीने में करेक्ट हो जाती हैं। मेरा कहने का मतलब बस यही था वीरेंद्र, कि मैं ये नहीं कह रहा था कि आप एसेट एलोकेशन अपना चेंज करें। मैं कह रहा था कि आप मार्केट में वीकनेस देख के अभी ओवर एलोकेट ना कर दें। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहें, अपना एलोकेशन पकड़ के चलें, तो उसमें डेफिनिटली 3 से 5 साल की व्यू में आपको जो रिटर्न मिलेगा वो किसी अदर एसेट क्लास से ज़्यादा मिलेगा इक्विटी में। ओके, ठीक है। एक गॉट योर पॉइंट, बिल्कुल समझ में आ गया पॉइंट। एक लास्ट प्रश्न पूछना चाहूँगा अब। वीकली एक्सपायरीज का जाना और साथ ही साथ अब लॉट साइजेस का ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ जाना, इसका इम्पैक्ट तो होगा, बट ऐसे में नॉन फाइनेंशियल्स में, सॉरी फाइनेंशियल स्पेस में, नॉन लैंडिंग स्पेस में जितने भी ब्रोकरेज कंपनी ने जिन्होंने स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, लो कॉस्ट ब्रोकरेज ने, इवन इफ आई इंक्लूड CDSL NSDL भी, मतलब NSDL का तो IPO नहीं आया है अभी, CDSL को मिलाते हैं वहाँ पे, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप? क्या यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स और कैश में कन्वर्ट करना चाहिए एक बार के लिए? देखिए, सीडीएसएल और कैम्प्स जैसी कंपनी, इनको एफएनओ से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका डिलीवरी वाला बिजनेस है। कैम्प्स एक रजिस्ट्रार है म्यूचुअल फंड्स के लिए। जैसे जैसे SIF सिप्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे फ्लोज आते रहेंगे म्यूचुअल फंड्स में, और मुझे नहीं लगता कि वो रुकने वाले हैं जल्दी में। तो कैम्प जैसा बिजनेस अच्छा ही करता रहेगा। और दूसरी तरफ सीडीएसएल है, वो एक डिपॉजिटरी है डिलीवरी वाले मार्केट के लिए, तो उसको भी एफएनओ से कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि मुझे लगता है कि ये एफएनओ में स्लो डाउन की वजह से शायद ये दो कंपनीज को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाया है। मुझे याद है हमने सीडीएसएल लिया था काफ़ी साल पहले, लिस्टिंग के बाद 200-220 रुपए पे हमने ऐड करना शुरू किया था, और आज कम बोनस पे वही 3100 रुपए, 3200 रुपए के लेवल पे आ गया है। तो ये जो, और ये अभी भी मिड कैप्स है वीरेंद्र, ये लार्ज कैप्स नहीं बनी है। तो मुझे लगता है सीडीएसएल और कैम्प्स में काफ़ी लंबा रनवे है। अगेन मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है ये। दूसरी तरफ जो इम्पैक्ट है वो है डिस्काउंट ब्रोकर्स को। उनको मुझे लगता है कि थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। स्लो डाउन ऑलरेडी दिख रहा है एफएनओ ट्रेडिंग में। तो उनको इम्पैक्ट आएगा। मुझे लगता है ये जो डिलीवरी वाले बिजनेस हैं, जो कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जिनको हम कहते हैं, इनको एक्चुअली इनडायरेक्टली फायदा होगा एफएनओ में स्लो डाउन होने से। शुक्रिया आप हमारे लिए समय निकालने के लिए अभय, और अपनी राय देने के लिए। 3:15 हो रहा है, तो BTS